Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 8 which is about conservation of plants and animals. Okay, let's start the chapter. Living things do not live in isolation. All organisms, both plants and animals, need food and other materials from their surrounding in order to survive. So air, water, and soil form an essential part of a surrounding. The life of an organism is thus affected by the living and non-living things around it. An ecosystem is made up of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with all the non-living components such as climate, soil, रिवर डेल्टा एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जो लिविंग थिंग्स है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, यानी कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं. सभी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनको फूड एंड बाकी सभी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने सराउंडिंग में से टू सर्वाइव. सो एयर, वाटर एंड सॉइल क्या बनाता है, एक एसेंशियल पार्ट बनाता है हमारे सराउंडिंग का. एंड एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो किससे इफेक्ट होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही फैक्टर्स से. ठीक है. सो एक इकोसिस्टम किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो एक एरिया के अंदर होते हैं. एंड उनके साथ साथ जो उनके नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं सराउंडिंग में, लाइक क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास, दीज ऑल ऑल्सो अफेक्ट द, और इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम. देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी. सो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसको ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड बायोस से, विच मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. सो इसको कॉइन किया था किसने, E.O. विजर ने इन 1985. एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द कंसाइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हमें अपने प्लैनेट में मिलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. सो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसको जनरली यूज किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑन द अर्थ. सो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो चाहे एल्गी, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी को इंक्लूड करके अप्रॉक्स 15 मिलियन स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स की, जिनको एस्टिमेट किया जाता है कि हमारे अर्थ पे इनहैबिटेट करते हैं. एंड दे ओनली रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. So biodiversity has arisen because of the varied climatic zone. So जो different climatic zones है उनकी वजह से आपका biodiversity arise होती है. And climate क्या determine करता है, climate determine करता है कि किस type के plants and animals है जो survive करेंगे and flourish करेंगे एक particular region में. For example, हमें कभी भी thick tall trees जो है desert एरिया में नहीं देखने को मिल सकते. एंड जो डेजर्ट एनिमल्स है लाइक कैमल एंड डेजर्ट्स, ये आप कभी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों जगह के क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है. एंड ये पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए इनहैबिटेड या इनमें जो अडेप्टेशंस है वो अडॉप्ट हो जाती हैं. देन वी कम टू फ्लोरा एंड फौना. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उनको उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है. फ्लोरा एंड फौना जो आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के हैं, दे हैव गिवन एज बिलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरा क्या क्या है वहाँ पे, आपके साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा. एंड फौना में वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, चीतल, wild dog, etc. Then we come to forest, which is a renewable natural resource. So forest आपका one of the most useful renewable resource है which is available on the earth. Forest में wide variety of plants and trees होते हैं. So forest हम सभी के लिए बहुत important है on the earth because of the following reason. Number one, forest क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल में हेल्प करते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो हैज ए रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर. ठीक है. फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट. ओके. उसके साथ साथ फॉरेस्ट हमें काफ़ी यूजफुल मटीरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं लाइक वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल, बीडी लीफ, कट्टा, हनी बी वैक्स, बैम्बू, लैक एक्सेट्रा. उसके साथ साथ काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, फ्रूट्स एंड बेरीज ऑल्सो. एंड फॉरेस्ट हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं विच आर द सोर्स ऑफ स्टेडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल. ठीक है. उस पर्टिकुलर एरिया में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उन लोगों के इनकम का सोर्स हो जाते हैं वो मटीरियल्स जो कि हमें फॉरेस्ट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए बिकॉज अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है इन मोर देन वन वे. ठीक है. सो कुछ मेथड्स है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट. नंबर वन, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल. फॉरेस्ट में जो एनिमल्स ओवरग्रेज करते हैं दैट शुड बी स्टॉप.
देन लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, जो एक बहुत बड़े स्केल पे फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है, इट मस्ट बी स्टॉप। अगर बहुत एसेंशियल है कुछ ट्रीज को कट करना, तो उसकी जगह पे हमें और ज्यादा ट्रीज प्लांट कर देने चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमें डीफॉरेस्टेड लैंड पे एवरी ईयर काफी सारी सीडलिंग्स को प्लांट करना चाहिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सो दैट वहाँ पे न्यू फॉरेस्ट डेवलप हो सके। देन वन महोत्सव को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, कैसे हमको जो लार्ज नंबर्स में क्या करने चाहिए, सीडलिंग्स प्लांट करने चाहिए, सो दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन द एरिया। देन फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक, ओके, क्योंकि ज्यादातर फॉरेस्ट फायर कब होती है, केयरलेसनेस की वजह से होती है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं उनकी वजह से। सो वहाँ पे लोगों को बेसिकली स्मोकिंग अवॉइड करनी है, फॉरेस्ट एरिया में कुकिंग अवॉइड करनी चाहिए, पर्टिकुलरली जब ट्रीज अपनी लीफ को शेड करते हैं तब ज्यादा फॉरेस्ट फायर के चांसेस होते हैं। देन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, बिकॉज इन्फेक्टेड ट्रीज को हम रिमूव कर सकते हैं और ट्रीट किया जा सकता है सुटेबल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से, एंड दैट इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रीज और द फॉरेस्ट फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। देन वी शुड कंजर्व एयर, लैंड एंड वाटर, ओके, दैट इज व्हाट कि पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, सो दैट ट्रीज एंड जो बाकी वेजिटेशन है वो इजिली सर्वाइव कर सके। इंडस्ट्रीज मस्ट बी आस्क्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। जितनी भी एक्टिविटी सॉइल इरोजन से रिलेटेड है उन्हें हमें स्टॉप करना चाहिए। एंड डैम्स, रोड एंड माइनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हुए जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दे ऑल मस्ट बी कंसिडर्ड। आफ्टर दैट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या है। सो वी गेट मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, एज आई टोल्ड यू, काफी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमको ट्रीज से मिलते हैं। एंड लास्ट फ्यू डिकेड्स में एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कट किया गया है, एंड इस लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज को या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन जो है कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से होता है। नंबर वन, ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुडन टिम्बर, जिस तरीके से वुडन टिम्बर की डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हमें ट्रीज को कट करना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड इंक्रीज डिमांड जो आपकी लैंड के लिए है फॉर कंस्ट्रक्टिव फैक्ट्रीज, हाउसेज एंड रोड्स, दिस इज आल्सो द रीजन। देन ड्यू टू इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल के लोअर होने से भी आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। फॉरेस्ट फायर की वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ओके। देन नेक्स्ट वी कम टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। सो डिफॉरेस्टेशन का हमारे एनवायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होता है। इसके कुछ फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे कि ये क्या करता है, सॉइल इरोजन इंक्रीज करता है। जैसे कि आपका टॉप सॉइल इरोड हो जाती है तो लोअर हार्ड एंड रॉकी सॉइल, जिसमें ह्यूमस का अमाउंट बहुत कम होता है, वो एक्सपोज होने लगती है, एंड ये सॉइल आपकी लेस फर्टाइल होती है। ओवर टाइम जिस तरीके से कंटिन्यूड सॉइल इरोजन होता रहेगा, ये आपकी लैंड को एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंक्रीज होने लगता है, एंड एक उसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हीट रेस सन के थ्रू रिफ्लेक्ट करी जाती है उनको ट्रैप कर लेती है बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। एंड जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज होता है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, ये हमारी वाटर साइकिल को अफेक्ट करता है, एंड इससे लोअर रेनफॉल होता है, दिस कैन ऑल्सो कॉज ड्रॉट फर्दर। देन ग्राउंड वाटर रिडक्ट होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, बिकॉज जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड जो रिडक्शन होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, इससे क्या हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं। इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। अगर डिफॉरेस्टेशन आप में एक बड़े स्केल पे होता है, सो उससे जो हमें प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से मिलता है वो हमारे शॉर्ट होने लगते हैं। Then next we come to wildlife. So in recent years, the population of many wildlife species have been decreasing mainly due to the changes in the environment brought about by humans. So कुछ recent years में जो काफ़ी सारी wildlife species की population है जो कि decrease होती जा रही है, mainly environment में changes आने की वजह से, जो कि human beings के through होता है। जैसे कि हमने forest को clear कर दिया है, grassland को farmland में convert कर दिया है, flooded large area by constructing dam, drain swamp, polluted the air, water। सो इससे जो है वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड एक बैलेंस ऑफ नेचर भी आपका क्या अफेक्ट होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। सो एनिमल्स जो आपके एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दे बिगिन टू डाई, ओके। सो इनमें से ऐसी कुछ स्पीशीज है जो एंडेंजर्ड हो जाती है बिकॉज इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम रह जाती है, एंड अगर ऐसी स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स व्हाट कि ये टोटली डिसअपियर हो जाएंगे फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि डोडो एंड डायनासोर, ये आपकी दो ऐसी एनिमल स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इन द पास्ट ईयर्स, ओके। द माउंटेन क्वेल ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, पिंक ह्यूड डक एंड सिक्किम स्टैग,
ये क्या है? ये कुछ एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं रिसेंट पास्ट में। द बिजन, बीवर, प्रोंगहॉर्न, एंटीलोप, टाइगर, एशियाटिक लॉन एंड लेपर्ड, ये सब एंडेंजर स्पीशीज हैं, यानी कि ये एक एज पे है टू बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, एंड कुछ स्मॉलर एनिमल्स भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की डेंजर को फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल इज र्यूथलेस किलिंग ऑफ स्नेक, ठीक है, बाय ह्यूमंस, जो स्नेक्स को र्यूथलेसली किल किया जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है कि स्मॉल एनिमल्स भी क्या है, एक डेंजर में है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ओके, इफ वी वर टू किल ऑल द snakes in the region, the rat population would increase as there would be no more snakes to eat the rat. अगर हम क्या कर देंगे, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो स्नेक्स हैं उन सभी को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, सो जो रैट पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया में वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कोई भी स्नेक नहीं बचेगा जो उन रैट्स को खा सके। एंड रैट्स जो है फिर आपके ग्रेन्स को खाएंगे, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होने लगेगी। एंड इस तरीके से ये जो किलिंग ऑफ स्नेक्स है ये डिस्टर्ब कर देगा फूड चेन को एंड फूड वेब को, जो कि उसी का एक पार्ट होता है, एंड अल्टीमेटली इट विल हार्म अस ओनली। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू बायोस्फीयर रिजर्व। सो अंडर द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड एरिया को क्रिएट करा, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए डेवलप किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनको डेवलप किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए। उसके साथ साथ इनका जो मोटिव है, इट इज टू एडुकेट, train and create awareness about environmental aspects and eco-friendly living. So 12 biosphere reserves है जो कि हमारे कंट्री में सेटअप किए गए हैं, दैट इज नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबंस, सिमिलीपाल, दिब्रू सेखोवा, दिबांग देबन, पंचमरी और कंचनजंगा। ठीक है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बाकी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं। ओके, then next we come to endemic species. So species of plants and animals which are found exclusively in the place or a biota are called the endemic species. कोई भी plants and animals की species जो एक particular place या biota में exclusively found करी जाती है, they are called endemic species. And एक endemic species जो है उस particular place या region के लिए unique होती है, जो कि naturally कहीं और found नहीं करी जाएगी। ठीक है, सो एंडेमिक क्या करता है, आपका स्पेशली डेवलप होता है ऑन आइलैंड बिकॉज उसकी जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। रिमोट आइलैंड ग्रुप जैसे कि हवाई एंड गैलापागोस आइलैंड्स है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट है। देन वी कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक ऐसा एरिया जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सूटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है टू द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, और हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करती है कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स को, लाइक ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एक्सेट्रा। एक सेंचुरी के अंदर जो किलिंग है, दैट इज पोचिंग, या जो एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। एंड अराउंड 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी कंट्री में, इंडिया में सेंचुरीज आपके ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट या बुश लैंड्स होते हैं, द डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। एंड किसी भी एक सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज है जो अलाउड होती है, एंड प्रोवाइडेड दीज नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ द एनिमल्स। सब कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज ही हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलाउड होती है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इन एक्टिविटीज की वजह से जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनकी वेल बीइंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया जा सकता है। Then next we have national park. So national park is an area strictly reserved to preserve flora, fauna, landscape and historic objects existing in that area is called a national park. एक ऐसा एरिया जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है उस पर्टिकुलर एरिया में उनको प्रिजर्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल पार्क। सो एनिमल्स की ग्रेजिंग, कल्टीवेशन ये पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है किसी भी नेशनल पार्क में। अराउंड 106 नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में, एंड नेशनल पार्क सतपुरा में है, दैट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो रॉक पेंटिंग जो एक रॉक शेल्टर्स में मिलता है इस एरिया के, वो इंडिकेट करता है वहाँ के लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफलोज एंड बारसिंगा के एग्जिस्टेंस को, विच वर ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड।
द फाइनेस्ट टिक वुड ये भी इसी फॉरेस्ट में फाउंड करी जाती है। सतपुरा टाइगर रिजर्व को डेवलप किया गया था कि टाइगर पॉपुलेशन के सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस को एश्योर करने के लिए इन आर कंट्री। एंड उसके अलावा भी कुछ वेल नोन नेशनल पार्क या सेंचुरीज हैं विच आर सेटअप इन आर कंट्री, लाइक कान्हा नेशनल पार्क विच इज इन एमपी एंड इट इज मेनली टू प्रिजर्व टाइगर पॉपुलेशन। ओके, देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान विच इज अ विंटर होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विंटर सीजन में आती है, मोस्ट कॉमनली सिबेरियन क्रेन। देन नंदकनन बायोलॉजिकल पार्क विच इज नियर भुवनेश्वर, इट इज अ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स। देन सिमिलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। ससन गिर सेंचुरी विच इज इन गुजरात। काजीरंगा सेंचुरी विच इज इन असम। ओके, सारिस्का सेंचुरी विच इज इन राजस्थान। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी अगेन इन हरियाणा। Bandipur Sanctuary, which is in Karnataka, Mudumalai Sanctuary, which is in Tamil Nadu, and National Botanical Garden, which is in West Bengal. Okay, then next we come to species categorized under World Conservation Union. So World Conservation Union के under species को कैसे categorize किया गया है? So International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, ये presently जिसको आप WCU World Conservation Union कहते हैं, इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज को कुछ फॉलोइंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1, एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो वो स्पीशीज विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव, जो कि आगे सर्वाइव नहीं करेंगी अगर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स आपके कंटिन्यू रहे टू ऑपरेट, तो वो किसमें एक डेंजर में आ जाएंगे ऑफ एक्सटेंशन, और इन्हें कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एग्जाम्पल, इंडियन डायनासोरस, एशियाटिक लायन, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, दीज ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट वी कम टू वल्नरेबल स्पीशीज। तो वो स्पीशीज जो आपके एंडेंजर स्पीशीज हो सकती हैं, अगर पॉजिटिव फैक्टर्स आपके कंटिन्यू रहे टू ऑपरेट, इन्हें वल्नरेबल स्पीशीज कहा जाएगा। एग्जाम्पल, गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर, ब्लड फीजेंट, दीज ऑल आर वल्नरेबल स्पीशीज। देन वी हैव रेयर स्पीशीज। सो वो स्पीशीज जो एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल नंबर में, इन्हें आप रेयर स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल्डन कैट, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, क्रेस्टलेस हिमालयन porcupine, these all are rare species. Then we have threatened species, so endangered species, vulnerable species and rare species, इनको collectively कहा जाता है threatened species. Now next we come to Red Data Book. So एक ऐसी बुक जिसको IUCN which is presently known as WCU, इसके थ्रू पब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये प्रोवाइड करी जाती है। ऐसी बुक को रेड डेटा बुक कहा जाता है। एंड जो फर्स्ट रेड डेटा बुक ऑफ एनिमल्स थी उसको पब्लिश किया गया था इन 1991। ओके, एंड इस बुक के थ्रू जो IUCN है वो क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। After that, we come to the topic migration. The seasonal movement of animals is grouped from one habitat to another if called migration. So animals का जो seasonal movement होता है किसी एक habitat से दूसरा habitat में in the groups, that is called migration. So वो animals जो migrate करते हैं उनको migratory animals कहा जाता है। कुछ common migratory animals है like birds, fish, turtles, whales and butterflies. आर्कटिक टन जो कि एक स्मॉल बर्ड है वो क्या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लाई करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जब विंटर सीजन होता है नॉर्थ में, एंड फिर वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल में चली जाती है जब वहां पे विंटर्स होता है साउथ में। ओके, एंड समर होता है नॉर्थ सी में। नाउ नीड फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन की क्या नीड है, क्यों जरूरत पड़ती है? सो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं इन हॉस्पिटेबल विंटर कंडीशंस को से बचने के लिए, प्लेंटी ऑफ फूड फाइंड करने के लिए, एंड एक वार्म प्लेस पे अपने एग्स को ले करने के लिए, सो दैट वहां पे वो इंक्यूबेट कर सकें। ओके, नाउ लीगल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो हमारे कंट्री में सेवरल लीगल प्रोविजन या एक्ट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए इनैक्ट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। ये इनको हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है, किस चीज के लिए, टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड विलेज फॉरेस्ट। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट एंड मैनेज किए जाएंगे, एंड कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट भी क्रिएट एंड मैनेज किए जाते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करें एज अ नेचुरल हेरिटेज। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए, एंड जो कैटल ग्रेजिंग होती है फॉरेस्ट में उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाए। Then next we have Wildlife Protection Act, and इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ लिस्टेड थ्रेटेड स्पीशीज। जितनी भी लिस्टेड थ्रेटेड स्पीशीज है उनके हंटिंग को प्रोहिबिट किया जाए, बैन किया जाए। ओके, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप करना, मैनेजमेंट करना, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। एंड कैप्टिव ब्रीडिंग को कंट्रोल एंड मैनेज करना,
स्पेसिफिक प्लांट्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐप. Then we have reforestation. Redevelopment of forest by planting more trees in place of the trees destroyed is called reforestation. So एक particular place पे जहाँ पर trees destroy हो गए हैं वहाँ पे forest को redevelop करना by planting more trees, that is called reforestation. सो रिफॉरेस्टेशन आपका नेचुरली भी हो सकता है एंड जब हम डिस्ट्रॉयड ट्रीज को रिप्लेस करते हैं तो जो ट्रीज है सेम स्पीशीज के उन्हें ही प्लांट किया जाना चाहिए. जैसे कि पेपर इज एवरीवेयर एंड पेपर आपका नंबर 1 मटेरियल है जिसको हम सबसे पहले थ्रो करते हैं. तो पेपर मेकिंग जस्ट में एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज ट्रीज का यूज किया जाता है. पेपर में क्या करते हैं जो वुड होता है ट्री का एक्सेप्ट बार्क एंड रूट, बार्गन रूट को छोड़कर बाकी जो वुड वाला पार्ट है उसको पल्प में कन्वर्ट किया जाता है पेपर मिल्स के थ्रू एंड उसके बाद उस पल्प को ब्लीच करके पेपर में रोल किया जाता है. ओके, सो पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज एंड रिसाइकल पेपर जो आपका वेस्ट पेपर से बनाया जाता है. डिफरेंट काइंड्स के पेपर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स होते हैं जिनको रिसाइकल किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सभी वैरायटी के पेपर जो उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता. टिश्यू, नैपकिन, पेपर टॉवल, कैंडी रैपर्स, पेपर कप्स, प्लेट, ग्लॉसी पेपर, ये सभी आपके रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं. एंड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड जो डिमांड है रिसाइकल पेपर की वो भी आपकी एप्रिशिएबली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, चल, the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.